रूस और यूक्रेन के इस युद्ध और उसे रोकने में भारत की कोशिशों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय कराता हूं बारी बारी से। हमारे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत जी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। हर्ष जी स्वागत है आपका, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ORF के। अनिल त्रिगुणायत जी दिख रहे हैं हमको, जो कि पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में प्रोफेसर मृदुला घोष हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव में पढ़ाती हैं और इस समय कीव से ही हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रोफेसर साहब, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा, आप कीव में हैं, आज की ताज़ा स्थिति कैसी है? कीव में कितना खतरा अभी भी बना हुआ है? प्रोफेसर घोष। कीव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में थोड़ा सा गिर गया डेब्री, लेकिन डैम का कुछ नहीं हुआ। ये तो ठीक है, लेकिन इसलिए बिजली नहीं थे हम लोगों के पास। अभी 1 मिनट पहले बिजली आई और मैं आपसे बात कर सकती हूँ अभी। जी प्रोफेसर घोष, आज सुबह जो रूस के अंदर सायोदोव में ड्रोन से हमला हुआ, कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से हुआ, वो आपकी सीमा से, मतलब यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर अंदर है वो इलाका। कैसे ड्रोन इतनी दूर तक हमला कर सकता है? क्या रूस के भीतर से वो हमला हुआ? मेरे को ये नहीं पता, मैं बोल नहीं सकती कहाँ से हुआ, लेकिन ये अगर यूक्रेन के पास अभी बहुत सारे चीप लेकिन बहुत सारे इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी होता है। वो लोग बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ FPV ड्रोन्स बन रहे हैं, क्योंकि जो हमले हमारे ऊपर रूस से आता है इट इज़ वेरी बैड, क्योंकि एग्रेशन तो स्टार्ट किया रूस ने, यूक्रेन लोग तो नहीं स्टार्ट किया। ये युद्ध किसने स्टार्ट किया? इसलिए ये सबसे पहले ये प्रश्न मैं सोचती हूँ कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि किसने शुरू किया ये सब। इसलिए जो भी हो रहा है यूक्रेन से, तो वो जवाब देने के लिए हो रहे हैं। आपका कहना एक हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई का अंत क्या है? 2.5 साल हो गए हैं, दोनों तरफ से लड़ाई लगातार चल रही है। आप जैसे लोग जो वहाँ आम नागरिक रह रहे हैं, सबसे अधिक सफ़र उनको करना पड़ रहा है, खासकर वो जो कि यूक्रेन में रह रहे हैं। यूक्रेन रूस के मुकाबले अगर हम मिलिट्री पावर देखें तो एक छोटा मुल्क दिखाई देता है। ऐसी सिचुएशन में क्या उम्मीद है वहाँ के लोगों को कि कभी ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? मेरे को ये भी नहीं पता, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की और पुतिन की पॉलिटिकल विल पे है। मैं इतनी बोल सकती हूँ कि यहाँ के लोग कभी नहीं छोड़ेंगे अपना ज़मीन, अपना टेरिटोरी उनको वापस लेना। ये जो भी करना है ये लोग करेंगे, ये लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो मैं नहीं सुनी कि ऑपोजिशन है या पार्टी इन पावर है, सब लोगों को ये एक ही जवाब है। एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूँ, फिर बाकी दो मेहमानों के पास चलूंगा। नेटो में जाने को लेकर जो जिद ज़ेलेंस्की साहब की है और जो पुतिन साहब का रिजर्वेशन है, उस बाबत कुछ बात होती है इंटरनली? कुछ कंसर्न होते हैं लोगों के मन में? नहीं, देखिए, नेटो को मेंबर स्वीडन और फिनलैंड हो गया। इस बात पर पुतिन जी को कुछ नहीं प्रॉब्लम आया। नेटो गॉट एक्सपेंडेड, इसलिए रशिया इज नॉट टेलिंग एनीथिंग ईस्टवर्ड्स। नेटो आ गया रशिया के बॉर्डर पे, तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यूक्रेन ये बहाना था। नेटो, यूक्रेन वाज अ नॉन ब्लॉक स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन में ये था। सो इसलिए ये नेटो में जाने के जो इच्छा है ये बहुत ज्यादा हो गया। इस युद्ध शुरू करने के बाद, रूस का हमले के बाद ये ज्यादा हो गया। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि दोनों के बीच में एक नेगोशिएशंस भी हो रहा था कि हम लोग एक दूसरे को पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टच ना करें। ये हो गया बातचीत, लेकिन रूस ने वो टूट दिया। आज को वो अटैक किए। इसलिए यूक्रेन लोग सोचते हैं कि रूस कभी कोई एग्रीमेंट मानते नहीं है। प्रोफेसर घोष, इन लोगों का ऐसा ख्याल है कि रूस कभी अपना एग्रीमेंट, कमिटमेंट को ऑनर नहीं करते हैं। ठीक है प्रोफेसर घोष, आप कीव से हैं, एक क्वेश्चन और पूछूंगा।
और फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। मैं आपसे इसलिए पूछ ले रहा हूँ कि पता नहीं कब वहाँ लाइट चले जाए और आपका कनेक्शन चला जाए, मैं हाँ, उस लालच में हूँ। सच सच सही तो है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ज़ेलेंस्की साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस लड़ाई में? 2.5 सालों में उनके पीछे फॉलोइंग बढ़ी है? आप तो वहाँ रहती हैं। देखिए, ये युद्ध जेलेंस्की का नहीं है, ये युद्ध यूक्रेन का जनता का है, यूक्रेन पूरा देश का है। जेलेंस्की होगा या दूसरा कोई लीडर होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ये सब इकट्ठे बनकर इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उनके बीच में होता है, डिफरेंट व्यूज। लेकिन ये सवाल पे कि रूस का हमले को मुकाबला करना है, इसमें सब कोई पॉलिटिकल फोर्सेस एक ही है। राइट, आप रहिए मेरे साथ जब तक कनेक्शन बना हुआ है। लेट मी इंट्रोड्यूस द अदर टू गेस्ट। हर्ष पंत जी हैं, अनिल त्रिगुणाय जी हैं। अनिल सर, आप सुना आपने कीव में क्या चल रहा है, मुझे अब बोल उसको और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज जो हुआ, जिस तरीके से रूस के भीतर जाकर 9/11 जैसा ड्रोन के जरिए अटैक हुआ, आपको लगता है कि ये और चीज़ों को इंस्टिगेट करेगा, ये चीज़ों को और बढ़ाएगा, सिचुएशन को ख़राब करेगा? देखिए, जहाँ तक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं रशिया से और जो एक्शंस हैं, उससे तो जाहिर होता है कि अभी युद्ध और आगे बढ़ेगा। और ये अभी मैं समझता हूँ, जब ये यूक्रेन ने कुर्स्क में जाकर के अटैक किया है 30-40 किलोमीटर अंदर जाकर के, और अभी भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उसके बाद से रशिया ने उसको रिटेलिएट करना है और वो करेगा। और उसी का आज हम देख रहे हैं कि वो 15 सिटीज़ के ऊपर जगह जगह उन्होंने अटैक किए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि बीच में लग रहा था कि शायद है कि दोनों साइड तैयार हो जाएं बातचीत करने के लिए, लेकिन जिस तरह का एस्केलेशन इस वक्त चल रहा है, उससे नहीं लगता है कि किसी और तरह की बातचीत हो पाएगी नियर फ्यूचर में। राइट। पंत साहब, आपका टेक क्या है? अभी अभी प्राइम मिनिस्टर लौटे हैं, मोदी जी, बातचीत हो रही थी, शांति की बात कर रहे थे ज़ेलेंस्की साहब। पिछले महीने पुतिन के पास गए थे, तब भी भारत ने कहा कि भाई ये युद्ध का काल नहीं है, बातचीत होनी चाहिए, भारत हमेशा शांति के पक्ष में है। शांति के लिए कोशिश करती कोई भी ताकत दिखाई नहीं देती, सिर्फ भारत के, ऐसा मुझे लगता है। जी, भारत अपनी बात जैसे शुरू से एक जो कंसिस्टेंट भारत की पॉलिसी रही है कि बगैर डायलॉग के, बगैर डिस्कशन के और बगैर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बीच में रखकर जो कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात भारत करता है और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात करता है, उसको लेकर उसको बगैर कोई सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस समस्या का नहीं आएगा। लेकिन जो इसके दो मेन किरदार हैं, वो तब तक नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आएंगे जब तक उनको एक दूसरे के बाबत कोई लेवरेज नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है जो आप देख रहे हैं कि रूस ने पिछले एक साल में काफी जो आप दिखा रहे थे अपने मैप पर, ISW के मैप पर, किस तरह से जमीन पर कब्जा किया, और उसके अभी और एक यूक्रेन जो था वो बैकफुट पर चला गया था। अभी यूक्रेन ने जो कुर्स्क पर हमला किया है, उसमें जो टेरिटरी उसने गेन करी है, उसका एक बड़ा लक्ष्य ये है कि जब नेगोशिएशंस हो तो किसके पास ज्यादा लेवरेज हो। तो मुझे लगता है अभी दोनों ही साइड तैयार नहीं है, और दोनों ही साइड का जो असेसमेंट है वो ये है कि अभी लड़ाई हम करेंगे, और लड़ाई करके जो बैटलफील्ड रियलिटीज जो होंगी वो डिक्टेट करेंगी कि नेगोशिएशंस कब होंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें शांति का या पीस प्रोसेस का कोई अभी रोल मुझे नहीं दिख रहा है। अभी ये बैटलफील्ड रियलिटीज जो है वो टेक ओवर कर रही है, और वही अल्टीमेटली डिसाइड करेंगी कब ये दोनों पक्ष एक साथ आते हैं आमने सामने हर्ष बात जी, करने। एक सवाल और मैं आपसे लगा हुआ पूछता हूँ। पिछले दिनों मेरे साथ अजय बिसारिया जी इसी शो में लाइव थे लास्ट वीक, और उन्होंने ये कहा कि इस लड़ाई का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन कहीं ना कहीं अमेरिकन इलेक्शंस के साथ भी है। अमेरिका का इंटरेस्ट है कि ये लड़ाई ऐसी चलती रहे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद ही कोई हल देख सकते हैं? ये देखिए, उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है सर्टेनली कि अमेरिका के अपने हित जुड़े हैं, किस तरह से वहाँ पर यूक्रेन और रूस के बीच में इक्वेशन बदलती है। पर दूसरा ये है कि अगर आप अमेरिकी चुनावों को देखें तो वहाँ पर धीरे धीरे एक फटीग सेट हो गया है यूक्रेन को लेकर। दोनों ही पार्टीज में हमने देखा है कि दोनों ही पार्टीज इसको क्वेश्चन करेंगे कब तक ये ओपन एंडेड सपोर्ट हम देंगे। उसमें डेमोक्रेट्स ज्यादा सपोर्टिव हैं यूक्रेन के, और रिपब्लिकन्स खासकर ट्रंप जो हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं इसको खत्म करने के। तो मुझे लगता है जो रूस और यूक्रेन है वो भी इस बात को ध्यान में रख रहे हैं
कि नवंबर इलेक्शन से पहले किस तरह की लड़ाई लड़ी जाए, किस तरह की जमीन को कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो अगर नवंबर में ट्रंप साहब की जीत हो जाती है या नवंबर में अगर कमला हैरिस भी राष्ट्रपति बनती हैं तो उनसे भी दबाव आएगा कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। तो ये लड़ाई अमेरिका की तरफ से तो हो सकती है, लेकिन इन दोनों रूस और यूक्रेन की तरफ से भी उसको देखकर अभी हमको एस्केलेशन और देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपके जवाब से अनिल जी एक मन में एक सिचुएशन और अराइज हुई, हालांकि हाइपोथेटिकल है। ऐसा लग रहा है कि दोनों मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे की टेरिटरी कब्जा कर लेना चाहते हैं, ताकि जब नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे तो एक डील हो सके कि तुम ये छोड़ो तो हम ये छोड़ेंगे, तुम यहाँ से खाली करो तो हम वहाँ से ये खाली करेंगे। और इसका रिलेशन यूएस इलेक्शन के साथ समझ में आता है कि अगर वहाँ रिजीम चेंज हो गई तो शायद नेगोशिएशंस पे आना पड़ेगा। जैसा प्रोफेसर पंत ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी इस युद्ध का या इवन मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है उसका जो सही रास्ता है वो वाशिंगटन होकर ही जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर अमेरिका चाहता तो ये युद्ध होता ही नहीं, नंबर वन। दूसरा चीज, ये कभी भी बंद कर सकता है, लेकिन उनका एक जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि रशिया को स्ट्रेटेजिक डिफीट दिला। तो उनका पर्पस डीप स्टेट जो वहाँ की है, चाहे ट्रंप हो या कोई और बन जाए, कमला हैरिस बने, लेकिन वहाँ की जो डीप स्टेट है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ की पॉलिसीज के बारे में। और उनका एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, और खासतौर से पुतिन के साथ में, तो वो उसको स्ट्रेटेजिक डिफीट देना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप चूंकि एक अनयूजुअल आदमी है तो उसने कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर ये युद्ध बंद करा दूँ। तो ये बात भी सही है कि इस बीच में जो यूक्रेन की स्ट्रेटजी रही, अगर वो सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मिलिट्री एनालिस्ट कहते हैं कि गए तो जरूर हैं लेकिन वहाँ पर इतना दूर जाकर के सस्टेन नहीं कर सकते। एक बात हमको याद रखने की है कि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 1/7 ऑफ द ग्लोब, एंड यूक्रेन भी जो है यूरोप का नंबर 2 साइज में पेरिफेरी में देश है। तो ये बड़े बड़े मुल्क हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इनको जो है फिजिकली भी किसी भी टेरिटरी को होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है, ये भी आप सोच लें। और लड़ाई एट द एंड ऑफ द डे तो फील्ड के ऊपर होती है, तो वो ये समस्या दोनों ही देशों के सामने आने वाली है। रूस डेफिनेटली एक एडवांटेजियस सिचुएशन में है, और तो लेकिन ये है कि यूक्रेनियंस जो है वो कमिटेड हैं अपनी लैंड के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए, और सोचते हैं कि देव बीन हैड। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए कोई लड़ाई में अभी खत्म होने का चांस मुझे तो नजर नहीं आता। जी, आप रहिए। प्रोफेसर घोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर घोष, कुछ 2-4 चीज़ें जो मन में क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आप वॉर जोन में रह रही हैं, वहाँ रह के काम कर रही हैं, कितना मुश्किल है काम यूक्रेनियन के लिए? इस आजकल की ज़िंदगी किस तरह की दिक्कतें आती हैं? देखिए, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं बहुत साल से, जो पैंडेमिक से शुरू हुआ। कभी कभी क्लासेस ऑफलाइन होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, थीसिस डिफेंस होता है, सब कुछ एकदम चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉलंटरीली दे टुक अप आर्म्स और युद्ध में गया, और उनका मौत भी हो गया, एंड वी दैट इज वेरी सैड। बहुत सारे होते हैं जो मेरे फ्रेंड्स को सन्स है, हस्बैंड्स है या रिलेटिव्स है, वो भी जान दिया गया। तो इसलिए यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट आर्मी नहीं थे, तो लोग तो अपने आप जा रहे हैं। इस मोबिलाइजेशन का भी यहाँ बहुत सारे लोग अभी भी दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, लेकिन इन लोग बहुत सारे औरतों भी जा रहे हैं। गर्ल्स आर ऑल्सो गोइंग एंड देयर आर विमेन बैटलियंस, इसलिए कि पूरा देश मोबिलाइज हो गया। अभी तो आई कैनॉट से, ये भी है कोई लोग नहीं जाना चाहते हैं, मरने से डरते हैं, ये भी होगा, देयर आर प्रॉब्लम्स। लेकिन मोबिलाइजेशन यहाँ रूस से ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों को ऊपर हमला हुआ, एग्रेशन यूक्रेन के ऊपर हुआ। ये जो फर्स्ट पॉइंट, ये रशिया ने अटैक किया, रशिया ने एग्रेशन किया, ये सोचना चाहिए हर वक्त। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस, क्योंकि ये पहला द फर्स्ट क्वेश्चन, कौन शुरू किया ये, हु स्टार्टेड इट? ये पुतिन का युद्ध है। प्रोफेसर घोष, पुतिन का युद्ध है। वहाँ पे आम रोज़मर्रा की चीज़ें आसानी से मिलती हैं,
नहीं मिलती हाँ। हैं, इंतज़ार करना पड़ता है, सब महंगी हो गई हैं, क्या सिचुएशन है? महंगी जो इन्फ्लेशन रिसेशन पोस्ट कोविड हो रहा है यूरोप में वही है यहाँ। ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है लेकिन कोई चीजें टू गेट थिंग्स नहीं, सब कुछ मिलता है, सब कुछ वो जो वेजिटेबल्स और सब कुछ डे टू डे थिंग्स एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यह है कि रेजिलियंस इन लोगों को, हम लोग रह नहीं सकते, अगर ऐसा होता तो मेरे को निकालना पड़ता, और हमारे एम्बेसडर्स राजदूत और सब कुछ लोग यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। आप उनसे भी पूछते, अगर आप पूछे तो वो लोग भी ऐसे ही कहेंगे। एक सवाल और, लास्ट सवाल, आई एम सॉरी पंत साहब और अनिल जी, कीप से गेस्ट हैं तो मैं उनको ज़्यादा समय दे रहा हूं और आपके पेशेंस का मैं शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन प्रोफेसर घोष, और वो ये कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ से जो सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं या आप उनसे और ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं? बहुत लोग इससे नहीं संतुष्ट है। ये तो बराबर था, ये हम लोगों का स्टीरियोटाइप है कि उनका एकदम हाथ मिलाकर इकट्ठे युद्ध कर रहे हैं। ये नहीं है, ये यूक्रेन का युद्ध है, यूक्रेनियों लोगों का युद्ध है। वो जो मदद जितना करना वो करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज हर वक्त होता है, हर वक्त दे आर सिटिंग ऑन नेगोशिएशंस। और वो जो बोला कि हम लोगों को वेपन्स लेकर 300-350 किलोमीटर के बाद नहीं मारना। तो दिस वाज वेरी मच सेड दैट अगर आप देते हैं वेपन्स तो आप लिमिटेशंस करते हैं। इसलिए यूक्रेन जो अपने आप बने हुए वेपन्स है, जो वेपन्स जो यूक्रेन यूज करता है, ये यूक्रेनियन वेपन्स है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आपको अमेरिका से, ब्रिटेन से बड़े वेपन्स चाहिए जो दूर तक हमला कर सके, लाइक मिसाइल्स? हाँ, वो 1000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये ड्रोन इनके पास अगर है, अभी है। आपको चाहिए ऐसे इक्विपमेंट्स? और आम यूक्रेनियन चाहता है कि ऐसे हथियार और मिले हमको? यूक्रेनियंस नहीं, ये अपने आप बनाए। अच्छा। ये सब यूक्रेनी लोग ने बनाए, ये बाहर से नहीं लाए। तो ये लोग ये चाहते हैं कि उनको डिफेंड करना है, अपने सॉवरेनिटी, अपना देश। बहुत लोग भी कह रहे हैं कि रूस में जाओ तो उन लोगों को भी खिलाना है, सब कुछ करना है, वो ऑक्यूपेशन, वो क्यों ये जरूरत है। ये भी था, लेकिन अब चुप है सब लोग। ये मेरे ख्याल लगता है कि वो कोई एक्सचेंज के लिए या बार्गेनिंग पोजीशन के लिए ये हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर कुछ ऐसा होता कि यूक्रेन इंकर्शन कर रहे हैं और रूस उनको कुछ जवाब नहीं दिया, तो ये बहुत अजीब सा चीज है। कैसे ये हो सकता है? 1000 सम स्क्वायर किलोमीटर्स यूक्रेनियन कंट्रोल में है। वो कुर्स्क एटॉमिक पावर प्लांट यूक्रेनियों के हाथ में है, जापोरिजिया एटॉमिक पावर प्लांट रशियंस के हाथों में है। तो ये सोच लीजिएगा, ये कोई एक्सचेंज के लिए ही हो रहा है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर घोष, वक्त निकालने के लिए। आप सुरक्षित रहिए, आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे आगे भी। अनिल जी, आपका भी शुक्रिया। पंत साहब, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।